हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत यूनिट 6 चल रहा है। यूनिट 6 में मैं आप लोगों को आज अमेरिकी न्यायालय के बारे में बताने जा रहा हूं, या यूएसए की संघीय न्यायपालिका के बारे में बताने जा रहा हूं कि संघीय न्यायपालिका क्या है। जैसा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका प्रशासन का कार्य करती है, व्यवस्थापिका व्यवस्थापन का कार्य करती है या विधि निर्माण का कार्य करती है, और वहीं पर न्यायपालिका न्याय क्षेत्रों का प्रशासन करती है, यह न्याय का कार्य करती है। केंद्र या राज्य के बीच विवाद हो, या राज्य और राज्य के बीच विवाद हो, या व्यक्ति और व्यक्ति के बीच विवाद हो, या व्यक्ति और राज्यों के बीच विवाद हो, या व्यक्ति और संघ के बीच विवाद हो, इन सभी प्रकार का विवादों का निस्तारण किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक भी होती है, मौलिक अधिकारों का भी रक्षक होती है। जिस तरह से भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है और संघीय न्यायालय के अंतर्गत हमारे भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना की गई है, परंतु अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है या न्यायपालिका है वह दोहरी है। वहां पर न्यायपालिका की दोहरी प्रणाली की स्थापना की गई है। केंद्र के लिए या संघ के लिए अलग न्यायपालिकाएं हैं और राज्य के लिए अलग न्यायपालिका है। राज्य की अपनी अलग न्यायिक व्यवस्था होती है और संघ की अपनी न्यायिक व्यवस्था अलग होती है। तो जैसा कि जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुई थी 1776 में, तो 1777 में जब वहां पर कॉन्फेडरेशन की स्थापना हुई थी, कॉन्फेडरेशन की स्थापना होती है, तो उस कॉन्फेडरेशन के तहत संघ का कोई न्यायालय नहीं था। जो भी न्यायालय थे वह राज्यों के थे। हर राज्यों की अपनी न्याय प्रणाली थी, लेकिन जब सभी राज्यों के न्यायालय अलग अलग निर्णय देने लगे और निर्णयों में मतभेद होने लगा, निर्णयों में विरोध होने लगा, किसी राज्य के निर्णय अलग हुआ करते थे, किसी राज्य के निर्णय दूसरे तरह से हुआ करते थे, तो निर्णयों में एक रूपता नहीं थी, न्यायिक व्यवस्था में एक रूपता नहीं थी। उस कॉन्फेडरेशन के तहत तो संविधान सभा निर्मात्री सभा के जो सदस्य होते हैं वह हेमिल्टन सुझाव देते हैं कि पूरे अमेरिका के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। जैसा कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो सभी 50 राज्यों के लिए एक ऐसी न्याय प्रणाली बनाई जाए, एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए जो सबसे ऊपर हो, जिसमें सभी प्रकार के विवाद सुलझाए जा सकते हो, चाहे वह राज्य से संबंध में हो, चाहे वह संघ के संबंध में हो, या फिर नागरिकों के संबंध में हो, या संविधान के संबंध में हो। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार और अंतिम अपीली अधिकार एक ऐसे न्यायपालिका को दिया जाए जो सबसे ऊंचा हो, सबसे सर्वोच्च हो। तो ऐसी स्थिति में हैमिल्टन के सुझाव पर जब संविधान निर्मात्री सभा यानी कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जब संविधान बन रहा था, तो अमेरिकी संविधान के तहत अनुच्छेद 3 में आर्टिकल 3 में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है, और जो आर्टिकल 3 है वह फेडरल जुडिशरी के संबंध में है। आर्टिकल 3 जैसा कि अनुच्छेद 1 है वह लेजिस्लेचर के बारे में है, अनुच्छेद 2 है वह एग्जीक्यूटिव के बारे में है, अनुच्छेद 3 जो है वह न्यायपालिका के बारे में है। तो संविधान के अनुच्छेद 3 में न्यायपालिका की स्थापना की गई, और यह न्यायपालिका 1790 से कार्य करना शुरू कर देती है। 1790 से कार्य करना शुरू कर देती है। तो चूंकि सभी राज्य, जितने की 50 राज्य थे, तो वह विधियों का निस्तारण अलग अलग तरीके से करते थे, कानूनों की व्याख्या अलग अलग तरीके से करते थे। तो एक सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना इसीलिए की गई कि सब निर्णयों में समरूपता हो सके और राज्यों के विरुद्ध अपीलें भी ये सुन सके। तो इस तरह से विभिन्न कारणों से अमेरिकी संविधान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है या संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो अमेरिका में जो संघीय न्यायालय है वह संघीय न्यायालय 2 प्रकार का है। संघीय न्यायालय 2 प्रकार का है। जैसे आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल जुडिशरी। फेडरल जुडिशरी के कितने रूप हैं या कितने प्रकार हैं? पहला है व्यवस्थापिका न्यायालय और दूसरा है संवैधानिक न्यायालय। ये दोनों जो है फेडरल जुडिशरी के ही अंग हैं। जो व्यवस्थापिका न्यायालय होते हैं यह कांग्रेस के अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं।
कांग्रेस यानी कि संसद इसको बनाती है। व्यवस्थापिका, नाम से ही स्पष्ट है, व्यवस्थापिका यानी कि व्यवस्थापिका इन प्रकार के न्यायालयों की रचना करती है, निर्माण करती है। तो इस प्रकार की जो न्यायालय होते हैं वो व्यवस्थापिका न्यायालय की श्रेणी में आ जाते हैं। तो व्यवस्थापिका न्यायालय के अंतर्गत पहला है दावा न्यायालय, कोर्ट ऑफ क्लेम्स, जिसकी स्थापना 1885 में की जाती है, कांग्रेस के द्वारा की जाती है। 1885 में दावा न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसमें जो है नागरिक जो है वह राज्य के विरुद्ध या संघ के विरुद्ध दावा कर सकते हैं। नागरिक जो राज्य के विरुद्ध या संघ के विरुद्ध दावा कर सकते हैं। दूसरा है आयात निर्यात शुल्क न्यायालय, कोर्ट ऑफ कस्टम। इस न्यायालय के अंतर्गत जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संबंध में जितने विवाद होते हैं, आयात निर्यात के संबंध में जितने विवाद होते हैं, वह सारे विवाद इस प्रकार के न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। या आयात निर्यात शुल्क से संबंधित मुकदमे आयात निर्यात शुल्क न्यायालय में सुलझाए जाते हैं या सुने जाते हैं। तीसरा है आयात निर्यात तथा पेटेंट्स अपील न्यायालय, कोर्ट ऑफ कस्टम एंड पेटेंट अपील्स। इसमें आयात निर्यात से संबंधित तथा पेटेंट से संबंधित विवादों का निस्तारण इस प्रकार के न्यायालय में किया जाता है, आयात निर्यात तथा पेटेंट्स अपील न्यायालय। चौथा है कर न्यायालय या टैक्स कोर्ट कहते हैं, इसमें कर संबंधी विवादों का निस्तारण किया जाता है। पांचवा है सैनिक अपीली न्यायालय। यह जो सैनिक अपीली न्यायालय है, जब किसी सैनिक को निम्न सैनिक न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड की सजा दी जाती है तो उसके विरुद्ध इस न्यायालय में अपील की जा सकती है। सैनिक अपीली न्यायालय में अपील की जा सकती है, मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील में अपील की जा सकती है। तो व्यवस्थापिका के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा इतने प्रकार के न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसमें जितने भी न्यायाधीश होते हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सीनेट के अनुमोदन से की जाती है। दूसरे प्रकार के न्यायालय होते हैं संवैधानिक न्यायालय। संवैधानिक न्यायालय का यह तात्पर्य होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में हो, यानी कि जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया गया है। इस प्रकार के न्यायालय संवैधानिक न्यायालय की श्रेणी में आते हैं, या इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसमें जो सबसे निम्न स्तर के न्यायालय हैं वह जिला न्यायालय हैं। निम्न स्तर के न्यायालय क्या है? वह जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1 से 16 तक जज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1 से 16 तक जज होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सीनेट के अनुमोदन से राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वही यह जो जिला न्यायालय होता है प्रत्येक राज्य में एक होता है। राज्यों के आधार पर जिला न्यायालय की स्थापना की गई है। किसी राज्य में एक से अधिक भी है, लेकिन हर राज्य में एक न्यायालय होना चाहिए। एक न्यायालय हर राज्य में, लेकिन हर राज्य में एक जिला न्यायालय की स्थापना की गई है। जो राज्य बड़े हैं वहां 1 से अधिक जिला न्यायालय की स्थापना की गई है। इस तरह से अमेरिका में 91 जिला न्यायालय की स्थापना की गई है। जो द्वितीय स्तर पर हैं, जो या द्वितीय स्तर पर या मध्य स्तर पर है, वह है संघीय अपीली न्यायालय, द सर्किट कोर्ट ऑफ अपील। ये जो सर्किट कोर्ट ऑफ अपील है यह पूरे 50 राज्यों को मिलाकर 11 जोन में बांटा गया है। 50 राज्यों को 11 जोन में बांटा गया है, और 11 जोन में एक एक संघीय अपीली न्यायालय की स्थापना की गई है। इसमें 3 से 9 जज होते हैं, और इन जजों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, सीनेट के अनुमोदन से। इस संघीय अपीली न्यायालय के अंतर्गत जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। जिला न्यायालय में जो मुकदमे होते हैं, जो निर्णय जिला न्यायालय देती है, उस जिला न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध संघीय न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो इसमें जज की संख्या कितनी होती है? 3 से 9 होती है, और पूरे अमेरिका में इनकी संख्या करीब 11 है। यानी कि 50 राज्यों को मिलाकर 50 राज्यों के लिए 11 संघीय अपीली न्यायालय की स्थापना की गई है। जो तीसरे स्तर पर होती है वह होती है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय। यह सबसे उच्च स्तर पर होती है, और यही अंतिम अपीली न्यायालय होती है। यानी कि इसमें जिला न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध, संघ अपीली न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध इसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके अलावा राज्य के अंतर्गत जितने न्यायालय होते हैं उन न्यायालयों के अगेंस्ट भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अमेरिका की सबसे बड़ी न्यायालय है, सबसे पावरफुल न्यायालय है। इसीलिए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को तृतीय सदन कहा जाता है। जैसा कि ब्रोगन और लास्की, ब्रोगन ने भी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को तृतीय सदन कहा है, लास्की ने भी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को तृतीय सदन कहा है। तृतीय सदन, तृतीय सदन क्यों कहा है? जैसे कि एक तो कांग्रेस है, कांग्रेस के 2 सदन है, एक सीनेट है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। तो कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट को लास्की और ब्रोगन ने तृतीय सदन कहा है। तृतीय सदन क्यों कहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत की गई है और सुप्रीम कोर्ट को संविधान की रक्षा करने का दायित्व सौंप दिया गया है। यदि कहीं संविधान का उल्लंघन होता है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट वहां पर इंटरफियर करती है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा बनाए गए विधियों को अवैध घोषित कर देती है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो होती है संविधान का रक्षक होती है, वह कहीं भी संविधान का उल्लंघन करते हुए पाती है तो वह उन मामलों में हस्तक्षेप करके विधि को बदलवा सकती है, विधि को चेंज करवा सकती है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण करने का अधिकार किसको दे दिया गया है? किसको दे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है कि कौन सी विधियां उचित है, कौन सी अनुचित है, कौन सी विधियां संवैधानिक है, कौन सी असंवैधानिक है। तो अमेरिका में संघीय विवादों से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। साथ ही से राज्य के मामलों पर अंतिम अपीली क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है, जिनमें अमेरिकी संविधान या संघीय कानून का बिंदु भी शामिल होता है। अमेरिका में संघीय न्यायालय का विवरण, अमेरिका में संघीय सर्वोच्च न्यायालय का विवरण अनुच्छेद 3 में मिलता है। इसमें अनुच्छेद 3 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। तो आइए देखते हैं अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय। आइए देखते हैं अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का संगठन किस तरह से होता है। जैसा कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 3 में की गई है, तो इस सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो सदस्य संख्या होती है, जब अमेरिका का संविधान स्थापित हुआ था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य करना शुरू किया था 1790 में, तब इसकी सदस्य संख्या 5 थी। लेकिन वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? 9 हो गई है। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 8 अन्य न्यायाधीश हो गए हैं। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 9 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश हैं। इनकी जो योग्यता होती है, आइए योग्यता को देखते हैं। इनकी योग्यता के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि योग्यता कोई निश्चित नहीं की गई है, बल्कि जो विधि का ज्ञाता होता है या विधि का प्रोफेसर होता है, विधि का जानकार होता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है जो विधि का ज्ञाता हो या लंबे समय से वकालत कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल देखते हैं। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल अनिश्चित होता है। अनुच्छेद 3 के धारा 1 में यह कहा गया है कि वह अच्छे व्यवहार के दौरान अपने पद पर बने रहेंगे। अच्छे व्यवहार के दौरान अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कि जब इनकी नियुक्ति होती है वह अच्छे व्यवहार के दौरान अपने पद पर बने रहेंगे। अर्थात जब इनकी नियुक्ति होती है तो यह नियुक्ति से आजीवन बने रहते हैं। आजीवन, या इसको हम कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत बने रहते हैं। इनकी नियुक्ति होने के पश्चात, परंतु 70 वर्ष की अवस्था में यह स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकते हैं या स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकते हैं, या फिर 15 वर्ष की सेवा करने के पश्चात, 15 वर्ष यह न्यायाधीश रह चुके होते हैं, तो 15 वर्ष के पश्चात यह चाहें तो वह सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। संविधान में उम्र की कोई बाध्यता निर्धारित नहीं की गई है। नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति करने के पूर्व यह सीनेट का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। इसे सीनेट का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। सीनेट का अनुमोदन, जब तक सीनेट का अप्रूवल नहीं होता है,
सीनेट इस नियुक्तियों पर अप्रूवल नहीं देता है तब तक वह नियुक्तियां वैध मानी नहीं जाती हैं। तब तक वह नियुक्तियां अवैध मानी जाती हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जब नियुक्ति करता है तो वह सीनेट से परमिशन लेता है। सीनेट से अनुमति लेने के पश्चात वह नियुक्तियां वैध मानी जाती हैं। यदि सीनेट किसी नियुक्ति पर अनुमोदन नहीं करता है तो फिर वह नियुक्तियां अवैध मानी जाती हैं। अनुच्छेद 2 उपधारा 2 खंड 2 में राष्ट्रपति को संघीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। संघीय पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 2 उपधारा 2 सेक्शन 2 में यह कहा गया है अमेरिकी संविधान के अंतर्गत कि राष्ट्रपति संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ साथ अन्य संघीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा। यानी कि राष्ट्रपति को संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। इस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करने के पश्चात उसको सीनेट से अनुसमर्थन लेना आवश्यक होता है। यदि सीनेट का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो भी राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है, लेकिन जब सीनेट का अधिवेशन प्रारंभ हो तो उसको उस नियुक्तियों पर अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। यदि नियुक्तियों पर अनुमोदन नहीं लेता है तो वह नियुक्तियां अवैध हो जाती हैं। तो इस तरह से सीनेट के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आइए पांचवा देखते हैं वेतन। न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उस मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,500 $500 होता है। $500 होता है। और वहीं जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीशों का वेतन $2,68,300 प्रतिवर्ष होता है। यह क्या है? वार्षिक है। वार्षिक वेतन इनको इतना मिलता है, $2,80,500 और $2,68,300 मिलता है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन मिलता है और वेतन के अलावा इनको अनेक प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं। सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं, आवास मिलता है, रहने के लिए आवास मिलता है और इनको वाहन मिलता है। जितनी भी सरकारी सुविधाएं रहती हैं सारी सरकारी सुविधाएं इनको दी जाती हैं। पद विमुक्ति, छठा पॉइंट है पद विमुक्ति। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? तो इनको हटाने का एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं होता है। वह तरीका है महाभियोग। इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? महाभियोग कदाचार के आधार पर लगाया जाता है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनैतिक कार्यों में लिप्त होने पर लगाया जाता है। यदि कोई न्यायाधीश रिश्वतखोरी या कदाचार या संविधान के उल्लंघन में लिप्त पाया जाता है तो प्रतिनिधि सभा साधारण बहुमत से उस व्यक्ति के ऊपर या उस न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया पारित कर सकती है। ऐसे में प्रतिनिधि सभा की जो न्यायिक समिति होती है वह न्यायिक समिति आरोपों की जांच करती है। जिस व्यक्ति के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर या न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई होती है तो उस व्यक्ति के ऊपर लगाई गई महाभियोग प्रक्रिया के आधारों की जांच करती है। जब आधारों की जांच कर लेती है और न्यायिक समिति को यह स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाए जाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है तो ऐसी स्थिति में न्यायिक समिति वह अपना रिपोर्ट प्रतिनिधि सभा को दे देती है और प्रतिनिधि सभा साधारण बहुमत से पारित करके सीनेट को दे देती है। पर फिर सीनेट और प्रतिनिधि सभा के 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया पारित की जाती है। यदि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस व्यक्ति को अपना पद छोड़ना पड़ता है और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। सातवां, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थान जो है यह वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है इसका स्थान। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी में प्रतिवर्ष अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के प्रथम सोमवार से यह अपना कार्य प्रारंभ करती है और प्रायः यह जुलाई अगस्त तक चलता रहता है। यानी कि इसका कार्य अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होकर
जुलाई अगस्त तक चलता रहता है। करीब इसकी 10 से 11 महीने बैठकें चलती रहती हैं, यानी कि कार्य चलता रहता है। अर्थात इसका करीब 10 से 11 महीने कार्य चलता रहता है। और जो मुकदमे सुने जाते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक मुकदमे सुने जाते हैं और शनिवार को यह अपना निर्णय देती है, शनिवार को अपना निर्णय देती है। तो इस तरह से जो कार्यप्रणाली होती है इसकी, यह बहुमत से निर्णय देती है। सुप्रीम कोर्ट बहुमत से निर्णय देती है, सुप्रीम कोर्ट बहुमत से निर्णय देती है, यानी कि जूरी व्यवस्था होती है और जूरी व्यवस्था में बहुमत से निर्णय दिया जाता है। जिस तरह से कि 9 न्यायाधीश होते हैं, यदि 9 न्यायाधीश होते हैं तो इसका बहुमत 5 होता है। इसका बहुमत कितना होता है? 5 होता है। 5 न्यायाधीशों के बहुमत से निर्णय दिए जाते हैं। आइए देखते हैं अब सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार क्या है? क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किन किन मामलों पर निर्णय कर सकती है, इसके दायरे में कौन कौन से मामले आते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में जो पहला मामला है या पहला जो इसका क्षेत्राधिकार होता है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या इसको हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या इसको मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्राधिकार होते हैं जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा और किसी कोर्ट में वो मामले दायर नहीं किए जा सकते हैं। वह कौन से मामले हैं? ऐसे मामले जो राजदूतों से संबंधित हो, राजदूतों से संबंधित हो, वाणिज्य दूतों से संबंधित हो, वाणिज्य दूतों से संबंधित हो। इसके अलावा वह विदेशी मंत्रियों से संबंधित हो, विदेशी मंत्रियों से संबंधित हो। तो ऐसे मामले केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किए जा सकते हैं। राजदूतों से संबंधित मामले, वाणिज्य दूतों से संबंधित मामले, विदेशी मंत्रियों से संबंधित मामले या विदेशी प्रतिनिधियों से संबंधित मामले केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किए जा सकते हैं। दूसरे मामले ऐसे आते हैं कि जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक पक्ष होता है और राज्य अलग होता है, यानी कि राज्य एक पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, दूसरा पक्ष कौन होता है? स्टेट होता है, राज्य होता है। यानी कि एक संघ सरकार होती है, संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार और संघ सरकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, राज्य की कोर्ट में नहीं हो सकती है, क्योंकि यह संघीय मामला होता है। यानी कि संघीय मामले से संबंधित जितने भी विषय होते हैं, सभी विषयों पर जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। तीसरा क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्राधिकार हैं जैसे कि राज्य और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि दो राज्य एक तरफ हो और 2 राज्य एक तरफ हो। तो जब 4 राज्यों के बीच की लड़ाई होती है या अधिक भी हो सकते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच की लड़ाई जो होती है, जो विवाद होता है, ऐसे विवाद की सुनवाई संघीय न्यायालय में की जाती है, राज्य के न्यायालय में नहीं की जा सकती है। क्योंकि राज्य के न्यायालयों के ऊपर ये आरोप लगाया जा सकता है कि राज्य के न्यायालयों ने अपने राज्य के साथ पक्षपात किया है। तो ऐसी स्थिति में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए और संविधान के अनुरूप न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाया जा सकता है। इसके अलावा जो कांग्रेस है वह कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि भी कर सकती है और घटा भी सकती है, यानी कि कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। दूसरा मामला है अपीलीय क्षेत्राधिकार। जितने भी अपीलीय मामले होते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, जितने अपीली मामले होते हैं, अपीली मामले कौन होते हैं? उच्च न्यायालयों के जो निम्न न्यायालय है, निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध जब हम उच्च न्यायालय में अपील करते हैं तो ऐसे मामले को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है। इस संबंध में कांग्रेस नियम बना सकती है। जो अपीली क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत क्या है, जैसे कि जो राज्य के न्यायालय हैं वह राज्य के न्यायालय संघ के न्यायालयों के विरुद्ध निर्णय दे दिए हों, संघ के न्यायालयों के विरुद्ध निर्णय दे दिए हों,
तो ऐसे मामले को हम कहाँ अंतिम अपील कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा अमेरिका की किसी संधि या कानून के विरुद्ध निर्णय किए जाने पर या किसी ऐसे कानून को वैध घोषित किया गया हो जो अमेरिकी संविधान या संधि के विपरीत हो, जो अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करता हो, ऐसे निर्णय जो अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करता हो, तो उसके विरुद्ध हम अपील कहां कर सकते हैं? अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। या फिर संघीय कानून के विरुद्ध जो राज्य न्यायालय निर्णय देते हैं उनके विरुद्ध भी अपील सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। तो इस तरह से जो राज्य के संबंधित विवाद होते हैं या राज्य के कोर्ट के विरुद्ध विवाद होते हैं, राज्य के कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया हो या जिला कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया हो या अपीली न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया हो, उसके विरुद्ध हम अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तीसरा जो है वह है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, यह न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन किसी भी न्यायालय की ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों का परीक्षण कर सकते हैं। यानी कि न्यायपालिका जो होती है एक वॉचमैन की तरह से होती है, वह संविधान की प्रहरी होती है, वह देखती है कि संविधान का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। यदि कार्यपालिका कोई ऐसा नियम बनाती है जो संविधान के परे हो या संवैधानिक उपबंध के विरुद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका जो होती है न्यायपालिका जो होती है व्यवस्थापिका के कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है, कांग्रेस के कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है, कांग्रेस के नियमों को अवैध घोषित कर सकती है। इसी तरह से यदि जो कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य करता है जो संविधान के विरुद्ध है, तो कार्यपालिका के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को तृतीय सदन कहते हैं। कहने का आशय यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की जांच की जाती है। यानी कि व्यवस्थापिका जो विधि बनाती है, कांग्रेस जो विधि बनाती है, उसके विधि के संवैधानिकता और असंवैधानिकता की जांच की जाती है कि यह जो विधि है वह संविधान के संगत है कि नहीं है, संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है वह विधि की उचित प्रक्रिया का पालन कराता है। विधि की उचित प्रक्रिया, चूंकि अमेरिका का संविधान इतना छोटा है कि उसको समझना मुश्किल है, केवल 10 पृष्ठ का है और 7 अनुच्छेद हैं, उसको केवल न्यायविद ही समझ सकते हैं, न्यायाधीश ही समझ सकते हैं। यानी कि इतनी क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है कि केवल न्यायाधीश ही समझ सकते हैं कि विधि की उचित प्रक्रिया क्या है, यानी कि संविधान कहना क्या चाहता है, क्या कराना चाहता है, कार्यपालिका से और व्यवस्थापिका से वह कराना क्या चाहता है, इसको केवल सुप्रीम कोर्ट ही व्याख्यायित कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ही इसको परिभाषित कर सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यह देखता रहता है कि कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य करता है कि या नहीं करता है, कांग्रेस संविधान के अनुरूप विधि बनाती है कि नहीं बनाती है। यदि कार्यपालिका और कांग्रेस विधि के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हों तो ऐसी विधियों को अवैध घोषित कर सकती है। यही न्यायिक पुनरावलोकन है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो न्यायालयों को दी गई है, इस शक्ति के द्वारा जो न्यायालय होते हैं वह संविधान की व्याख्या करते हैं और कानूनों की जो कांग्रेस के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उसके संवैधानिकता और असंवैधानिकता की जांच करते हैं। जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसका सबसे पहले प्रयोग 1803 में किया गया था। यानी कि इसकी जो आधारशिला है वह 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन से रखी गई थी। मार्बरी बनाम मेडिसन से रखी गई थी और मार्बरी बनाम मेडिसन से ही न्यायिक पुनरावलोकन शुरू होता है और उसके बाद न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि मार्बरी बनाम मेडिसन का मामला क्या है। उसमें जो राष्ट्रपति एडम्स थे उन्होंने मार्बरी को कैलिफोर्निया राज्य का न्यायाधिकारी नियुक्त किया था। कैलिफोर्निया राज्य का न्यायाधिकारी नियुक्त किया था, जस्टिस ऑफ पीक नियुक्त किया था। लेकिन मार्बरी को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाता है। तब तक एडम्स की जगह जेफरसन राष्ट्रपति बन जाते हैं और जब जेफरसन राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उन्होंने मेडिसन को राज्य सचिव नियुक्त कर दिया।
मेडिसन को राज्य सचिव नियुक्त कर दिया और मेडिसन ने मारवरी को कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया, नियुक्ति पत्र दिया ही नहीं। मारवरी फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि वह सरकार के विरुद्ध परमादेश जारी करे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है जो इतिहास का प्रसिद्ध फैसला होता है, जिसका निर्णय 1803 में दिया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे मार्शल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मार्शल थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश मार्शल थे। और मार्शल ने यह फैसला सुनाया, उसने कहा कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो स्पष्ट रूप में सरकार की शक्तियों को परिभाषित और नियंत्रित करता है, सरकार की शक्तियों को परिभाषित और नियंत्रित करता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि संविधान एक अमूल्य विधि है जो कांग्रेस द्वारा निर्मित साधारण कानून से अलग है। जो संविधान है यह कांग्रेस के द्वारा निर्मित नहीं है, यह कांग्रेस साधारण विधियों का निर्माण करती है, लेकिन जो संविधान है वह कांग्रेस से अलग है, कांग्रेस से भी ऊपर है, व्यवस्थापिका से भी ऊपर है। तो कांग्रेस का कोई भी कानून जो संविधान के प्रतिकूल है वह अवैध होगा। कांग्रेस का कोई भी कानून जो संविधान के प्रतिकूल है, क्योंकि पहले संविधान है बाद में कांग्रेस है, तो संविधान के प्रतिकूल कांग्रेस अगर कोई नियम बनाती है तो वह कानून अवैध घोषित हो जाएगा। और उसने न्यायाधीश और जज मार्शल ने यह भी निर्णय दिया कि न्यायाधीश यह शपथ लेते हैं कि संविधान को बनाए रखेंगे, यानी कि न्यायाधीश संविधान को बनाए रखने का शपथ लेते हैं और इसलिए उनकी यह ड्यूटी होती है कि वह संविधान को बनाए रखें। संविधान का कहीं उल्लंघन होता है तो वह हस्तक्षेप करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को परमादेश का अधिकार प्राप्त नहीं है, परामर्श का अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए उसने कहा कि वह नियुक्ति पाने का अधिकारी है, वह नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में परमादेश जारी नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में परमादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इस निर्णय के पश्चात जो सुप्रीम कोर्ट की है वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों में हस्तक्षेप बढ़ता ही गया, इतना बढ़ता गया कि इसको तृतीय सदन तक कह दिया गया। यहां तक कि न्यायाधीश फ्रैंकफर्टर कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। फ्रैंकफर्टर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हैं, फ्रैंकफर्टर कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। वहीं पर जज ह्यूएच का कहना है कि संविधान वही है जो जज कहते हैं, संविधान वही है जो जज कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। एक बार रूजवेल्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के कार्यों से व्यथित होकर यह कह डाला कि अमेरिकी संविधान घोड़े और बग्घी के दिनों का अवशेष है। रूजवेल्ट ने कहा, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया कार्यपालिका के कार्यों में, व्यवस्थापिका के कार्यों में, इसलिए रूजवेल्ट ने कहा कि अमेरिकी संविधान घोड़े और बग्घी के दिनों का अवशेष है, यानी कि अमेरिकी संविधान अब कालातीत हो चुका है, क्योंकि जो जज कहेंगे वही कानून होगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वही कानून होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बहुत वर्तमान समय में व्यापक हो गया है। यह संविधान का संरक्षक है, यह संविधान की सुरक्षा करने का कार्य करती है और जितने भी राज्य या जिलों से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उन विवादों की अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। यह व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, नागरिक स्वतंत्रताओं का रक्षक है। यह नागरिक अधिकारों के विरुद्ध दिए गए फैसलों को पलट भी सकती है, उनके विरुद्ध वह निर्णय भी दे सकती है। तो हम देखते हैं कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की परिभाषित करने का कार्य सौंपा गया है। और जो यह न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, यह इसकी आधारशिला अनुच्छेद 3(2) में रखी गई है और 6(2) में रखी गई है। 3(2) और 6(2) में यह कहा गया है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करेगी, न्यायपालिका संविधान को परिभाषित करेगी और कार्यपालिका या व्यवस्थापिका से संविधान के अनुरूप कार्य कराएगी। तो इस तरह से अनुच्छेद 3(2) और 6(2) सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देता है। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, जैसे कि यह मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है, संविधान की संरक्षक होती है इत्यादि, ये विभिन्न सारे कार्य इसके होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट या संघीय न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार के बारे में अवगत कराया और साथ ही साथ यह भी बताया
कि अमेरिका में न्यायालय संघीय न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यवस्थापिका न्यायालय, एक संघीय न्यायालय। जो आपके लिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट है वह है संघीय न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियों की विवेचना कीजिए, या सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों का विवेचना कीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की संरचनाओं, सर्वोच्च न्यायालय के संरचना और क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो के अंतर्गत यह क्वेश्चन पूरा कवर करता है। मेरा वीडियो आप देखकर नोट्स भी बना सकते हैं और इस वीडियो से आप तैयारी करके परीक्षा में लिख भी सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं यूनिट 6 आपका समाप्त किया। अब यूनिट 7 में शुरू करने जा रहा हूं, जो है चीन के संविधान से। यूनिट 7 के अंतर्गत पहला टॉपिक है कन्फ्यूशियनिज्म, कन्फ्यूशियसवाद है। अगले वीडियो में आपको कन्फ्यूशियनिज्म या कन्फ्यूशियसवाद पढ़ाऊंगा। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।